मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम वृत्ति की 417वीं कक्षा, छठे अध्याय के चतुर्थ पाद में 91 सूत्र हो चुके हैं। पूछना कुछ? जी ओह सुपी में ओह यह अनर्थक कैसे हुआ आचार्य जी, जिसका समाधान इसमें ओह सुपी सूत्र ओह सुपी में अनर्थकता का पता लगाने के लिए उस शब्द को हटा करके सूत्र का अर्थ करते हैं। फिर देखते हैं कि क्या कहीं पर इसकी अतिव्याप्ति हो रही है। तो हमने ओह को हटाया, केवल सुपी रखा। अनवृत्तियां जो आ रही हैं उनको आने दो। अब जहां पर ओह का अर्थ किया गया है बस उसको हटा दो केवल सूत्र के अर्थ में से। अब हम क्या कहेंगे फिर, क्योंकि हमें असंयोग पूर्व शब्द को किसी का विशेषण तो बनाना है। वो कौन है कि जिसके पूर्व में संयोग नहीं है। तो फिर पीछे एकारांतों के विषय में तो सूत्र आ ही चुका, उसकी दोबारा तो कोई आवश्यकता है नहीं कहने की, क्योंकि ये भी आजादी सुप ले रहा है। उसने सारे ही आजादी ले लिए, बल्कि इससे ज्यादा क्षेत्र है उसके पास में। तो एकारांत सारे आ गए पिछले सूत्र में। अब अनुवृत्ति चल रही है, यानी कि प्रकरण चल रहा है योह का एकारांत और उकारांत का एकारांत बोल दिया गया। तो क्या बचा? उकारांत ही तो बचा। उकार स्वयमेव आ जाएगा। अब कहाँ है उकार कहने की आवश्यकता, वो तो आ ही जाना है। अब सीधा सा अर्थ हो जाएगा कि जो अर्थ हम कर रहे हैं वही अर्थ बन जाएगा। धातोयवः संयोगः पूर्वः यस्माद् उवर्णात् न भवति। ये तो ऊह तो आ ही जाना है फिर, क्योंकि ई पीछे बोल दिया है पिछले सूत्र में। ये कहने का तात्पर्य था। इसलिए यहाँ पर ओह यदि नहीं भी कहते हैं तब भी कोई समस्या नहीं आने वाली है। और फिर क्यों कहा गया है, तो क्या मैंने बताया था, उत्तर क्या दिया था? केवल स्पष्टता के लिए बस, और कोई इसका प्रयोजन नहीं। देखो ये ऊहा चलती है व्याख्याकारों की या अध्येताओं की, क्योंकि परमात्मा ने बुद्धि दी है तो भाई क्षमता बुद्धि में है तो विचार शक्ति तो खुलेगी ना, कहीं किसी भी तरह से हम विचार कर सकते हैं। अन्य भी क्षेत्रों में हम कुछ भी कार्य करते हैं संसार में, तो वहां पर भी देखो बुद्धि का प्रयोग करके ऊहा पोह करके ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, सब जगह जहां देखो वहां पर हम बुद्धि का प्रयोग करके निर्णय तक पहुंच पाते हैं। तो वही बात यहाँ पर भी है। अब कठपुतली की तरह बैठ करके तो पुस्तकें नहीं पढ़ी जाएंगी, है ना। चिंतन तो चलेगा, चलेगा तो कुछ भी हो सकता है वहां पर। खाली बैठा व्यक्ति भी देखो ना, दिमाग में अगर एक रील बन जाए उसकी, ये तो वीडियो बन नहीं पाता है विचार शक्ति का। अगर विचार शक्ति का वीडियो बन जाए ना तो खाली बैठे व्यक्ति का भी बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। और कहाँ कहाँ मन उसका दौड़ा, सबका एक चित्रण आ जाए यदि वीडियो में, वो संभव नहीं है। तो देखेंगे अरे ये तो खाली बैठा हुआ था, तो पूरे संसार में घूम लिया। खाली बैठा बैठा भी। अन्य प्राणियों में यह बात नहीं घटेगी। क्यों? वहां विचार शक्ति है ही नहीं।
अब गाय बैठी है तो बैठी है, क्या हम कहेंगे कि देखो ये इस समय ये सोच रही होगी, इस समय ये सोच रही होगी, इसका दिमाग ऐसे चल रहा होगा? ये बातें वहां नहीं घटेंगी। अब कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं उसे यही नहीं पता कि मैं गाय हूं, मैं गाय के शरीर में हूं, यही नहीं पता। केवल मनुष्य के अंदर वो क्षमता है। अगर पागल नहीं है तो, पागल है तो फिर वो तो बात वही हो गई, अन्य योनियों के समान ही हो गया ना वो। विचार शक्ति नहीं है उसकी। तो इसी तरह से व्याख्याकारों का होता है। चलो आगे देखते हैं अब। मिताम ह्रस्व, चूंकि तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो मिताम षष्ठी बहुवचनांतम ह्रस्व प्रथम वचनांतम। मित का एक प्रकरण पूरा आया हुआ है धातु पाठ में, ठीक है ना। घटादयो मित उसमें कुछ तो धातुएं घट चेष्टायाम से लेकर के और वहां तक सब घटादयो मित तक जितनी पढ़ी है उन सबको मित कर दिया गया है। उसके बाद फिर कुछ और पाठ हुए हैं, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकरणों में पढ़ी हुई धातुओं को वहां लिया गया है। कुछ के अर्थ बदले गए हैं, मतलब किसी विशेष अर्थ में ली गई है वो, और कुछ उन्हीं अर्थों में लेकर के, क्योंकि घटादी गण में सारी तो आ नहीं पाई, कुछ रह गई थी और अन्य स्थलों पर जो कि भुआदि गण की नहीं थी। तो अन्य स्थलों पर पढ़ी हुई धातुओं का भी फिर पाठ वहां किया गया उस स्थल पर, केवल मित संज्ञा करने के लिए, वहां कोई हमें रूप चलाने के लिए नहीं, अपितु मित संज्ञा करने के लिए। तो उसी में घटादेव मितः के आगे सूत्र वहां दिया हुआ है, जनी जरीश कनसु रंजो अमंताश्च, ये भी सूत्र दिया हुआ है वहां पर। उसमें अमंत अनेक धातुएं आ जाती हैं फिर, क्योंकि अमंत अम कहने से, अमंत कहने से बहुत सी धातुएं ऐसी हैं जो अमंत हैं, वो चाहे पढ़ी कहीं पर भी गई हो उनका भी ग्रहण हो जाता है। ऋष कनसु रंज, ये चार इसमें अलग से और पढ़ दी गई हैं। फिर और भी ऐसी ही हैं अलग अलग क्षेत्र में। इसकी कॉल आ रही है। हाँ जी। हम्म। समझ में नहीं आ रहा। बधाइयों से। तो सूत्र का अर्थ क्या बन जाएगा कि मित जिनको कहा गया है, धातु पाठ में जिनको मित कहा गया है, उन धातुओं की ओर सूत्र का संकेत है कि घटादयो मित है मित संज्ञा विहिता। तो मित संज्ञका नाम अंगानाम उपधाया ह्रस्व होती णव परतः। अब हनिश पर रहते ह्रस्व क्यों किया गया है? क्योंकि वृद्धि हो जाती है वहां पर, वृद्धि हो जाती है तो अत उपधाया से ह्रस्व कर दिया गया है। वो अत उपधाया से वृद्धि होने के कारण से उसको ह्रस्व यहाँ पर किया गया। तो जैसे पहली धातु है इसमें घट, तो घट धातु से णिश प्रत्यय करके, इससे हेतुमती च से, ठीक है ना, चेष्टा करवाता है, इस अर्थ में। केवल घटते बोलेंगे तो चेष्टा हो रही है उसमें, करवाता है नहीं बल्कि करता है ही हो जाएगा, क्योंकि घटते का अर्थ हुआ चेष्टते, चेष्टा उसमें हो रही है और कर रहा है। तो उस अवस्था में फिर णिश प्रत्यय जब किया गया तो तबधाय से वृद्धि हुई, और वृद्धि होने के बाद होना चाहिए था घाटयति, तब बनेगा इससे ह्रस्व करके घटयति। ऐसे ही व्यथ संचलने, तो व्यथयति जन धातु से। अब क्योंकि जन तो यहाँ भुआदि गण की नहीं है, ये दिवादी गण की है, जनी प्रादुर्भावे, इसलिए फिर सूत्र अलग से।
उसमें पढ़ना हुआ ना इसका, जनी जरीश कन सुरंजो अमंताश्च, यहाँ पढ़ना हुआ है इसको। जो घटादेव मिता है तो घटादी घट, जो वादिगण की धातु है घट से लेकर के वहां तक, वो तो उसने ले ली सारी। अब जो आगे के सूत्र हैं वो अलग अलग गणों की धातुओं के लिए हैं। तो जन धातु दिवादिगण की यहाँ पढ़ दी गई, इसको भी ह्रस्व कर दिया गया। तो जानयति न बन करके जनयति बनेगा। उत्पन्न करता है, होता है नहीं। अगर उत्पन्न होता है तो जन्यते या जायते, जायते बनेगा, और वैसे जनयति। ऐसे ही रंज धातु, तो रंज में भी यहाँ ये भी देखना होगा कि उपधा में हम वृद्धि करेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ तो नकार आ रहा है। रंज में नकार आ रहा है कि नहीं? तो इस नकार को पहले हटाना पड़ेगा, तभी तो वृद्धि प्राप्त होगी, उसके बाद फिर ह्रस्व किया जाएगा। तो है ध्यान किसी को वार्तिक वो, जिससे कि हम इसके नकार का अनुनासिक का लोप करते हैं, वह वार्तिक भी णिच आने पर ही करता है लोप। तो रंजे रणौ मृग रमणे उपसंख्यानम, रंजे रणौ मृग रमण उपसंख्यानम। मृग रमण अर्थ में रंज धातु से णिच प्रत्यय पर रहते, जो इसके अंदर का अनुनासिक है उसका नकार का लोप हो जाता है। उसके बाद फिर वृद्धि करेंगे और उसका ह्रस्व करेंगे। तो रजयति। ऐसे ही शम धातु से शमु उपशमे। अब ये आ गई अमंतों में, जन का दे दिया उदाहरण, रंज का दे दिया, यानी कि जो सूत्र है ना, जनी जरीश कन सुरंजो अमंताश्च, तो जन और रंज, और अमंत का ये हो गया शमयति, शामयति न होकर के शमयति। अब एक धातु इसमें और दिए आगे जिसका उदाहरण है ज्ञपयति। ये कौन सी धातु है? धातु तो ज्या ही है, ज्या अवबोधने, क्रियादिगण की, जानाति जानीतः जानन्ति, ठीक है ना। लेकिन यहाँ इसको हमें मित संज्ञा भी तो करनी होगी इसकी। तो मित संज्ञा करने के लिए यही हमें सूत्र देखना होगा घटादेव मितः के आसपास। तो वहां सूत्र है मारण तोषण निशामनेशु ज्या। अब देखो सारे अर्थों को जो अर्थ यहाँ पर दिए हैं उन्हीं अर्थों में मित करना है हमें, अवबोधन अर्थ नहीं है यहाँ पर। अब मारण तोषण निशामन अवबोधन अर्थ नहीं है। तो हम जब ऐसा बोलते हैं कि जानता है, जानाति, और जनाता है, जनाता है, तो क्या बोलेंगे हम? ज्ञापयति नहीं, ज्ञापयति। वहां नहीं करेगा रसोई, ये वहां मित संज्ञा नहीं होनी है। मित संज्ञा एक अलग अर्थों में बता दी गई है कि मारण तोषण आदि। तो मारण अर्थ में वो पशु हिंसा की जो बातें आती है ना, कि जो प्रक्षेप हुआ है शास्त्रों में, तो वहां पर संज्ञपन क्रिया जो की जाती है, तो संज्ञपन वो यही है, ज्ञपन जो बनेगा ह्रस्व करके, तो मारण अर्थ में यहाँ पर। तीसरे से ज्या धातु से णिच प्रत्यय लाएंगे। णिच प्रत्यय लाने के बाद आकारांत तो है ही है, तो पुकागम भी होगा। अब देखो, अब तक जो हमने उदाहरण देखे वहां पर वृद्धि करके ह्रस्व किया गया था, यहाँ वृद्धि वाली बात नहीं है। यहाँ पहले से ही ज्या में जो आकार है उसको ह्रस्व करना है। तो पुकागम करने के बाद बन गया ज्यापी। अब ज्यापी को इसने ह्रस्व किया है, ज्यापी। आगे रूप लाकर चलाएंगे फिर, ज्ञपयति ज्ञपयतः ज्ञपयन्ति। हो गया? इसमें कुछ रह तो नहीं गया? अजय घटयति, यहाँ जो घट चेष्टायाम है, चेष्टा होना, चेष्टा करना और चेष्टा करवाना। देखो, करना और करवाना, जहां होना अर्थ होता है, जैसे घटना, कोई घटना हो रही है, घटना कोई कार्य हो रहा है, घटते, ठीक है ना। अब कर रहा है कोई, चेष्टा कर रहा है, तो कर रहा है और करवा रहा है, ये जो हम दो बातें बोलते हैं आगे, दोनों में एक ही प्रत्यय होगा, एक ही बार नीचे, बार बार नहीं करेंगे गणेश से फिर एक गणेश करें हम।
क्योंकि ये बात तो हम और जगह भी घटा सकते हैं। जैसे मैंने कहा पढ़ता है, चलो बनाओ आगे दो वाक्य और बनाओ वैसे ही। पढ़ता है कि आगे बोलो अनिश करके क्या क्या अर्थ निकल सकता है, बोलो। पढ़ाता है, और पढ़वाता है, पढ़वाता है। देखो आ गई ना दो बातें अब। जाता है, भेजता है, भिजवाता है। ये तो आगे और बढ़ जाए, हर धातु के साथ में लग जाएगा ये। खाता है, खिलाता है, खिलवाता है किसी और से कि भाई तू खिला, मैं जरा काम में लगाऊं अभी, तो मैं नहीं खिला पाऊंगा। खिलवाता है। हेतुमती च में ही हाँ, आनेगा जब। हेतु ही रहेगा वहां पर। वो हेतु में चाहे स्वयं स्वयं जो है उस कार्य को कर रहा है और दूसरे से करवा रहा है, तब भी संज्ञा वही रहेगी हेतु। तो एक ही बार निच होता है, दो दो बार नहीं होता है। आगे देखो, चिर्नमलोर दीर्घोन्य तरस्याम। चिर्नमलोह सप्तमी द्विवचनांतम, दीर्घः प्रथम वचनांतम, अनतरस्याम सप्तमी वचनांतम। अब पिछले सूत्र ने तो कहा था णिच प्रत्यय परे रहते, लेकिन यहाँ पर णिच की बात नहीं है। अब यहाँ जो प्रत्यय लिए गए हैं दो, यद्यपि हैं वो वृद्धि वाले ही, वृद्धि करवाने वाले, लेकिन वो प्रत्यय हैं चिर्ण और ऋणमूल। अब चिर्ण और ऋणमूल में पूर्व सूत्र से ह्रस्व प्राप्त नहीं था, तो ये जो है ना अप्राप्त विभाषा कहलाएगी, प्राप्त विभाषा नहीं है। तो विकल्प से दीर्घ होता है का तात्पर्य एक पक्ष में ह्रस्व हो जाता है। तो चिर्णमुल अर्थात चिर्ण परे णमुल परे च णौ पड़ता। पीछे तो केवल मात्र ऋणिच लिया गया, लेकिन उस ऋणिच के साथ में दो प्रत्यय और जोड़ दिए गया। थोड़ी सी शर्त लगा दी गई कि ऋणिच तो आगे आएगा, लेकिन वह ऋणिच या तो चिर्ण से आगे होगा अथवा णमुल से आगे होगा। ठीक है ना? चिर्ण परक ऋणिच नहीं, हाँ चिर्ण परक ऋणिच और णमुल परक, वो गलत हो गया वाक्य पहले वाला। यानी चिर्ण परक ऋणिच, तो पहले कौन सा प्रत्यय हुआ? णिच होगा। तो अप्राप्त विभाषा नहीं प्राप्त विभाषा बोलेंगे फिर, ठीक है ना? ऋणिच पहले है, तो चिर्ण परक ऋणिच, ऐसे ही पहले ऋणिच करेंगे हम, फिर णमुल करेंगे, तो णमुल परक ऋणिच। पिछले सूत्र ने कहा था केवल ऋणिच पर रहते, लेकिन उसी ऋणिच के आगे यदि चिर्ण आ चुका है अथवा णमुल आ चुका है, अब ये कहता है कि नहीं, यहाँ पर विकल्प से दीर्घ होगा। एक पक्ष में ह्रस्व होगा, एक पक्ष में दीर्घ होगा, और बाकी सब बातें वही हैं। मित यहाँ भी लिए गए, मित पीछे भी थे। तो मिताम अंगानाम उपधाया चिण परे णमुल परे च णौ परतः दीर्घो भवति विकल्पेन। तो जैसे शम धातु का पीछे था शमयति, अब इसी के रूप बढ़ाते बढ़ाते ये तो लट लकार का हो गया, अब हम पहुंचे लुंग लकार में। धातु वही है, वैसा ही रूप बना रहे हैं हम, शामी का ही रूप चलाना है हमें, लेकिन लुंग लकार में जब बनाएंगे तो पीछे ही मैंने बताया था कि जब णिजंतों के रूप चलते हैं तो लुंग लकार में केवल मात्र एक वचन में, जहां पर के आत्मनिपद के प्रत्यय आते हैं ना, तब की बात हो रही है। भाव और कर्म में हम आत्मनिपद लाते ही हैं, तो उस अवस्था में आत्मनिपद के प्रत्यय आएंगे त आताम झ आदि। तो केवल प्रथम पुरुष का एक वचन जो त होता है, वहां पर चिली के स्थान पर चिण होता है। चिण ते पदः, ते आ गया ना, ते चिण ते पदः, ये तो पद धातु के लिए था। अब इसी को आगे ले जाओ, चिण ते पदः, ते को आगे ले जाओ, दीप जन बुध पूरिताई प्याभ्युन तरस्याम अचह कर्म कर्तरि दोहश्च न रुधः तपोनुतापे च चिण भाव कर्मणो। चिण पीछे भी तो था, चिणते पदा में चिण नहीं था, वो चला रहा था फिर चिण बोला दोबारा, वो एक अलग विषय है वहां पर, क्योंकि वो कर्मकर्ता के साथ जुड़ गया था वो चिण।
ठीक है ना, इसलिए उसको अलग से फिर बोल दिया गया, लेकिन ते की अनुवृत्ति वहां आ रही है चरण भाव कर्मणों में। तो भाव और कर्म में जब त प्रत्यय आगे आएगा, प्रथम पुरुष का एक वचन आत्मनेपद का, तो वहां चिली के स्थान पर चिण होगा। तो फिर ये जो चिण के उदाहरण मिलेंगे हमें केवल प्रथम पुरुष का एक वचन, लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, बस, और नहीं मिलेगा आगे। आगे तो सिच रहेगा चिली को फिर। तो यहाँ अडागम है और शम ई ऋणिच प्रत्यय था, यानी कि शामी, शाम ई अट, शाम ई। अब आगे जो चिली था उसको चिण हुआ, चिण भाव कर्मणों से। तो अट, शाम, ई, फिर ई, चिण का ई, और फिर आत्मनेपद का ता। अब क्या करेंगे, चिण के आगे ता रहता ही नहीं, चिणो लोक, ता तो चला गया। अब इधर चिण का भी ई है, उधर णिच का भी ई है, तो णिच कैसा हो गया, ये चिण परक णिच हो गया। अब ये चिण परक णिच होने से इस सूत्र ने विकल्प से दीर्घ किया, तो शाम भी कहेंगे और शम भी कहेंगे। अब लेकिन णिच का तो लोप हो जाएगा ना, आर्धातुक प्रत्यय परे है आगे, णिच, वो चिण आर्धातुक है, णिच का लोप हो गया। तो केवल जो हमें इकार दिखाई दे रहा है उदाहरणों में, ये इकार किसका है, णिच का नहीं है, चिण का इकार है। अशमी अशामी, अतमी अतामी, ये तो हो गए चिण के उदाहरण। ऐसे ही णमुल का ले लो, तो णमुल में भी आभीक्षण अर्थ में णमुल जो किया जाता है, तो वहां पर शम धातु से णमुल करेंगे, पहले णिच करेंगे, शम णिच और फिर णमुल का अम। अब द्वित्व भी कर लिया, आभीक्षणीय द्वे भवतः, तो वहां पर भी ऐसे ही करेंगे कि णमुल परक णिच, उसके कारण से शम को विकल्प से ह्रस्व किया गया। जब ह्रस्व हो गया तो शम, शमम शमम, और दूसरे पक्ष में शामम शामम। णिच का यहाँ भी लुक हो जाएगा, जैसे पीछे णेनेटी से किया था, यहाँ भी णेनेटी से णिच का लुक हो जाएगा, णमुल का अम बचेगा। अच्छा जी, यसिच वो सूत्र से जब चिन्हवत करेंगे तब भी ये सूत्र लगेगा। हाँ, वहां तो चिणवत, तो चिणवत कहने पर भी चिण की सारी बातें मानी जाएंगी, अर्थात चिण जैसा ही जब बन गया वो, तो हमें यही तो कहना होगा कि चिण परक णिच है। अब ये ऐसा ही वहां भी बोलना होगा, भले ही वो चिण नहीं है, अन्य प्रत्यय है, लेकिन अन्य प्रत्यय को चिण के समान तो बना ही दिया गया, इसलिए तो ये सूत्र वहां भी लगाया गया था पीछे। तो पीछे था मिताम ह्रस्व, फिर चरणमलोर दीर्घोंत्रस्याम, यहाँ भी ह्रस्व की अनुवृत्ति आ ही रही थी, लेकिन वो दीर्घ विकल्प से था, तो दूसरे पक्ष में ह्रस्व हो चुका था। अनुवृत्ति नहीं लाएंगे तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि एक पक्ष का काम कर दिया सूत्र ने, दूसरे पक्ष में हम मिताम ह्रस्व के पास पहुंच जाएंगे, अनुवृत्ति न भी लाएं तो। इसीलिए फिर अगले सूत्र में ह्रस्व दोबारा बोल दिया है, नहीं तो पीछे से ला सकते थे ना, तो आगे फिर बोल दिया है। अब ये ह्रस्व कोई 2-3 सूत्रों में और जाएगा आगे, तो खची ह्रस्व, खच प्रत्यय हम तीसरे अध्याय में देख चुके हैं। तो खची सप्तम में कुचनांतम ह्रस्व प्रथम कुचनांतम, कौन सा है खच प्रत्यय का जो मुख्य सूत्र है? प्रिय वशे वदह खच, ठीक है ना, प्रियम वदह वशम वदह ये बनते हैं। उसी के आगे है द्विशत परयोस तापे है, तो ताप वहां पर जो धातु ली गई है वो निजंत धातु है, इसीलिए तापी पड़ा हुआ है। फिर वाची यमो व्रते है, ऊह सर्वयोर दारी सहो हो, दारी ली गई है वहां द्री ऋणिच करके दारी, तो दारी और तापी इनके उदाहरण यहाँ दिखाए जाएंगे दोनों के। तो सूत्र का अर्थ क्या बनेगा, उपधा की तो उपधा का तो प्रकरण चल ही रहा है, सर्वत्र जो भी कार्य हो रहे हैं, उपधाया गोह से जो उपधाया आ रहा था,
वो मैंने बताया था कि 12 सूत्रों तक जाएगा, जो भी कार्य होगा उपधा को ही होगा। तो अंगस्य उपधायाः खच परे णौ परतः, पीछे क्या था, चीर्ण और नमुल परक णिच, अब आया खच परक णिच, खच परे णौ परतः ह्रस्वो भवति। तो इसका भी तात्पर्य वही निकला कि पहले हमें धातु से णिच प्रत्यय कर लेना है, इसीलिए द्विशत प्रयोस्तापे में तापी पड़ा हुआ है, और पूह सर्वयोर दारी सहो में दारी पड़ा हुआ है, णिच करके ही पड़ा हुआ है वहां पर। णिच करने के बाद फिर खच होगा। तो द्विषंतपः, यहाँ मूल शब्द क्या है, द्विशत, ठीक है ना। ऐसे ही पर और उधर है पूर्व शब्द। तो यहाँ द्विषंतपः में द्विशत पूर्व रहते हुए तापी धातु से खच प्रत्यय हुआ, तो द्विशत ताप और ऋणिच का ई है और खच का अ है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, मुमागम भी तो करना होगा ना। तो मुमागम करने के लिए सूत्र अरुर द्विशद अजंतस्य मुम, उसमें देखो द्विशद शब्द आ गया है, अरुर द्विशद अजंतस्य मुम, उससे मुमागम होगा किसको, द्विशद को। कहाँ आएगा, श के आगे, ठीक है ना। तो मुम का मकार उधर द्विशंत, द्विशंत, अब संयोग आ गया, संयोग के अंत वाले को हटा दो तकार को, केवल रह गया द्विषम। ताप को इसने ह्रस्व कर दिया, अची रस्वा ने, तप बन गया। और णिच का क्या करेंगे, अब णिच को भी जाना पड़ेगा क्योंकि खच आठ धातु के, तो खच का अ हो गया, बस बन गया द्विषंतपः। द्विषंतपः और परम तपः, परम तपः में भी मुमागम हो गया है पर शब्द को, द्विशत को मुमागम हुआ है तो तकार का संयुगांत से लोप है, और पर में तो कोई ऐसी बात ही नहीं, वहां मुमागम का मकार दिखाई दे रहा है हमें, अनुस्वार पर श्रवण करके परंतप। ऐसे ही अगला उदाहरण है पुरंदर। तो पुरंदर में जब खच करेंगे तो द्रि धातु से दार ऋणिच, और आगे पूह सर्वयोर दारी सहो से खच प्रत्यय कर लिया गया। अब यहाँ पर, यहाँ कैसे करें, यहाँ तो शब्द है पुर, और ये अजंत भी नहीं है, मुमागम भी कैसे हो पाएगा। पीछे तो अर्जुन द्विशद अजंतस्य, द्विशद पढ़ा हुआ था, उसमें मुमागम कर लिया हमने, अजंत होता ये तब भी हम कर सकते थे इसी सूत्र से। इसके लिए फिर अलग से सूत्र बनाया गया, कौन सा, वाचयम पुरंदर। हाँ वो निपातन से दिखा रहे हैं आप, वाचमयम और पुरंदर, क्योंकि वाचम में भी वही बात थी, वाचम में वाच शब्द हलंत था। अब हलंत में अगर ऐसे कर दें मुम तो वो तो फिर अलग आएगा ना। तो वाचम, वाच के आगे यानी चा में अ भी जोड़ना पड़ा, और मुमागम तो निपातन से वहां पर आकार भी साथ में, यानी कि अम हुआ है, एक प्रकार से देखा जाए तो मुम नहीं है अब क्या है, अम। ऐसे ही पुर हलंत है, तो पुर अम पुरम, तो दारी को ह्रस्व होकर के दर हो गया पुरंदर। नगरों को विदीर्ण करने वाला, वाचम यमः पुरंदर। ये खच का केवल एक ही सूत्र है बस ह्रस्व करने के लिए, बाकी मुमागम का तो अलग प्रकरण था, वो जहां पर मुमागम होता है खच में हित प्रत्ययों में, वो एक अलग प्रकरण है। यहाँ केवल ह्रस्व करने का एक ही सूत्र है ये। अब ह्रस्व तो आगे चल ही रहा है अभी, तो आगे सूत्र आया हलादो निष्ठायाम। हलादः षष्ठी क्वचनांतम निष्ठायाम सप्तमी क्वचनांतम, सामान्य सूत्र है, बस केवल एक ही उदाहरण बनाने के लिए। तो हलाद धातु, हलाद का तो पता होगा ही, प्रसन्न होने अर्थ में आती है ना। क्या है धातु पाठ में,
क्या है धातु पाठ में? जब व्यक्ति प्रसन्न होता है, हंसता है, तो कैसी ध्वनि निकलती है? हंस के देखो। अव्यक्त शब्द निकलता है ना। अगर किसी के हाथ में कागज पेन दे करके कहा जाए, देखो मैं हंस रहा हूं और तुम लिखो इसको, वो लिख लेगा हंसी को? क्यों? क्योंकि अव्यक्त शब्द है। तो ह्लाद अव्यक्ते शब्दे। अच्छा जी, हराद अव्यक्त शब्द हलादी सुखे च। ठीक है, लेकिन च नहीं है उसमें क्या? सुखे च को क्यों भूल गए? अव्यक्तता वहां भी आ रही है, लेकिन थोड़ा सुख पूर्वक चल रहा है। अब आनंद की ध्वनि निकल रही है ना? वही है हलादी सुखे च। और केवल हरा देते हैं तो वहां प्रसन्नता नहीं है। वो तो फिर उसका, जैसे गधा शब्द करता है वैसे हो जाएगा एक प्रकार से। तो यहाँ जब निष्ठा करेंगे तो ये कोई वृद्धि वाला हलाद वैसा नहीं है कि वृद्धि करके हलद का हलाद बन गया है। धातु में पहले से ही दीर्घ जो आकार है ना, उसी को ह्रस्व करना है बस। जैसे उसमें था, ज्या धातु में था पीछे। तो निष्ठायाम परतः हलादः अंगस्य उपधाया ह्रस्व भवति। निष्ठा के दो प्रत्यय दोनों ले लिए गए, कृता और कृतवतु। तो प्रहलन्न प्रहलन्नवान। धातु में तकार है, उधर निष्ठा का तकार है, तो नकार तो हो ही जाएगा दोनों को, वृद्धाभ्याम निष्ठा तो न से। रही बात यहाँ पर जो इडागम की प्राप्ति होती है, क्योंकि धातु सेठ है ये, तो सेठ होने के कारण से निष्ठा में इडागम को रोका गया है यहाँ। श्वीदितो निष्ठायाम। कैसे है ये? यहाँ है हलाद का नाम, श्वीदितो निष्ठायाम। कहाँ है इसमें हलाद? ईदित। ईदित है। तो ह्राद अव्यक्ते शब्दे हलादी सुखे च। पानी ई पढ़ दिया उसमें, केवल इसीलिए पढ़ा है, इडागम को रोकने के लिए। चलो ये भी हो गया। आगे है छादेर घे द्व्युपसर्गस्य। छादेः षष्ठे क्वचनान्तम घे है, घे सप्तमे क्वचनान्तम अद्व्युपसर्गस्य षष्ठे क्वचनान्तम। द्विपसर्ग अद्व्युपसर्ग, द्वौ उपसर्गौ यस्य। अगर दो उपसर्ग हैं किसी के साथ में तो बहुरी समास करके द्व्युपसर्ग, फिर न तत्पुरुष समास कर दिया गया। अब ये किसका बनेगा विशेषण? धातु का ही बनेगा, धातु से पूर्व उपसर्ग आते ही हैं। तो छाद धातु हमें लेनी है, ण्यंत धातु तो छद है वैसे, छद अपवारणे, ठीक है ना। णिच करके जब वृद्धि हो जाती है तब छाद बनता है उसका। तो उसके पूर्व दो उपसर्ग नहीं आने चाहिए। दो उपसर्ग आएंगे तो ये सूत्र ह्रस्व नहीं करेगा। एक ही उपसर्ग रहेगा या उपसर्ग नहीं है, ठीक है ना, कोई और शब्द आ रहा है, क्योंकि इसको तो केवल कहना ये मात्र है कि दो उपसर्ग होंगे तो ह्रस्व नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो, एक उपसर्ग हो या न हो, दो नहीं होने चाहिए। तो अद्युपसर्ग से छादे रंग से उपधाया घ प्रत्यय परतः ह्रस्व भवति। घ प्रत्यय का एक अलग सूत्र है ही। कौन सा? कौन सी? संज्ञायाम घ प्रायण, इससे घ प्रत्यय होता है पुल्लिंग में। तो छद धातु से घ प्रत्यय करके बना लिया छाद, वृद्धि करके छाद। अब यहाँ जो उदाहरण दिया है पहला, जैसे उरस छद, तो उरस छद में हम विपत्ति कैसे करेंगे? यानी उरस पूर्व रहते हुए, और छद धातु से जो घ प्रत्यय किया है, छद से तो घ अलग से कर लेंगे, लेकिन उरस के साथ में समास करेंगे बाद में। अब घ प्रत्यय करेंगे किस अर्थ में? पुल्लिंग में होता है, वो कोई अर्थ नहीं है, वो तो लिंग का बता दिया केवल। तो अर्थ किस अर्थ में होता है ये लगता है पता व्युत्पत्ति से। व्युत्पत्ति करते हैं अर्थ के आधार पर किस अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। तो ये करण अर्थ में यहाँ पर लिया जाएगा, क्योंकि कोई साधन लिया जाएगा जिससे कि हृदय को ढका जाता है। तो उरह
उरह तो वो तो समास बाद में करेंगे, लेकिन हम केवल घ प्रत्यय के लिए विपत्ति दिखाएं तो कैसे बोलेंगे, छाद्यते अनेन, ठीक है ना, कर्ण में छाद्यते अनेन इति, इति छदः, छाद को ह्रस्व करके छाद्यते अनेन इति, यहाँ पर जो णिच आया है ना उसका लुक हो जाएगा, णेन निटी से णिच को भी तो हटाना होगा, और ह्रस्व भी कर दिया गया, ह्रस्व इसने कर दिया, णेन निटी णी को हटा देगा, दोनों के कार्य अलग अलग हैं। तो छदः बना शब्द ये। अब जिसको ढका जाएगा, छाद्यते अनेन, किम छाद्यते, तो जो उत्तर आएगा वो कर्म होगा कि नहीं, किम छाद्यते, तो उरह छाद्यते, उरह छाद्यते यानी उरह हो गया कर्म, यानी कि उरस, उरस शब्द हो गया कर्म, और छदः बना ये कृदंत, तो कृदंत के कर्म में कौन सी व्यक्ति आती है, षष्ठी, समास करेंगे ना अब, उरह छदः का समास होगा, तो समास करते समय विभक्ति कौन सी होगी यहाँ पर, यानी किसका छादन करने वाला, उरस का, तो उरसः छदः, अब ऐसे विग्रह होगा, उरसः छदः, अब षष्ठी तो आ गई यहाँ पर, है ना, कर्तृकर्मणों कृति से षष्ठी आ गई, लेकिन समास किससे करें, अब समास की बात आई, तो पीछे ध्यान आ रहा है ना, एक बार के बोला करते थे बार बार, कृद योगाच षष्ठी, हाँ समस्यते, समस्यते, कृदंत के योग में षष्ठी अगर आती है तो समास हो जाता है। चलो समास कर लिया, विभक्ति हट गई, अब क्योंकि शब्द उरस है ना, तो उरस तो रहेगा ही, असुन प्रत्यांत है ये, तो उरस छदः ये बन गया। तो ये तो उपसर्ग नहीं है, यानी कि दो उपसर्ग नहीं है, बस कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है, दो भी नहीं है। अब एक उपसर्ग का दिखा दिया, प्रच्छदः, प्रकर्षेण छाद्यते अनेन इति प्रच्छदः। अब जैसे उरच्छदः बनाया था ठीक उसी प्रकार से दंतच्छदः बन जाएगा, यहाँ भी वही कर्म में षष्ठी करके और समास हो जाएगा, कृतयोगाच षष्ठी समस्यते, दांतों को ढकने वाला, दंतच्छदः, तुकागम और कर लेंगे बाद में, बस इन्हीं के लिए है ये सूत्र। यहाँ पर एक विषय, एक प्रश्न उठ सकता है कि जैसे हमने छाद और ऋणिच का ई और घ, इस अवस्था में, इस अवस्था में ऋणिच का लोप किया पहले, क्योंकि लोप कार्य पहले किया जाता है, अगर कहीं लोप होना होता है वो कार्य पहले कर लेते हैं, तो ऋणिच का लोप करके, ऋणिच का लोप करके बन गया छाद और घ का अ। अब ये जो ऋणिच का लोप हुआ है ये पर निमित्तक है या नहीं है, क्यों है पर निमित्तक, धातु को माने हुआ है ना, और अजादेश है या नहीं है, अजादेश भी है क्योंकि ऋणिच का लोप हुआ है। और अब हम उपधा को ह्रस्व करने जा रहे हैं इस सूत्र से, ये उस ऋणिज से पूर्व विधि है या पर विधि है, या वहीं हो रही है, पूर्व पर और उसी स्थल पर, तो कहाँ हो रही है ये पूर्व विधि है, उपधा को ह्रस्व करना है ना, तो अचः परस्मिन पूर्व विधौ, पर निमित्तक अजादेश पूर्व विधि करने में स्थानीवत हो जाएगा। तो इस सूत्र को यानी कि छादीर्घे द्व्युपसर्गस्य सूत्र को वहां क्या दिखाई देगा फिर, शादी, यही दिखाई देगा ना। अब ये दिखाई देगा तो उपधा में कौन आ रहा है, अब छादी अंग की उपधा को ह्रस्व होता है, तो कौन है उपधा में, अब दकार, दकार को ह्रस्व नहीं पाएगा, क्योंकि ह्रस्व धर्म किसका है, अच्छ का। अब क्या करें, सूत्र व्यर्थ होने लगा ना, तो सूत्र को तो व्यर्थ करना नहीं है, और चाहे कुछ भी करो,
और क्या करें, बस यही करें कि णी लोग के अशुद्ध को रोको, और क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, स्थानीय देखो असिद्ध भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम असिद्ध वाली दो दो बातें आ सकती हैं, या तो हम स्थानीयवत करें, उसको भी रोकना पड़ेगा क्योंकि सूत्र व्यर्थ नहीं हो सकता, तो स्थानीयवत को रोको। अच्छा, और असिद्ध वाली बात भी चल सकती है यहाँ पर, असिद्ध बदत्राभात के प्रकरण में हम ध्यान रखना, अभी हम लोग जब से असिद्ध बदत्राभात सूत्र शुरू हुआ है, तो पाद के अंत तक हमारा ये कैसा क्षेत्र है सारा, ये डेंजरस जोन में चल रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है ना। प्रत्येक सूत्र की दृष्टि में सब असिद्ध है एक दूसरे की, कोई किसी को कुछ नहीं समझता है यहाँ पर, ठीक है ना। इस प्रकरण में हर सूत्र अपने में स्वतंत्र है, किसी दूसरे सूत्र के कार्य को नहीं मानेगा अगर समानाश्रय कार्य है तो, ये ध्यान रखना है, क्योंकि अत्र शब्द है, वहां पर असिद्धवत अत्र, अत्र का अर्थ यही किया गया था, समानाश्रय कार्य, एक ही आश्रय को मान करके। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, हमने जो अणी का लोप किया था वो कौन से, वो भी डेंजरस जोन में है, रेयरिटी, ठीक है ना। और ये भी देव सर्गत से, तो यूं देखें तो अणी लोप असिद्ध हो जाएगा, तब भी नहीं बनेगी बात, ह्रस्व नहीं कर पाएगा, फिर ये उपधार नहीं मिलेगी इसको। अच्छा जी, यहाँ समानाश्रय है। देखो समानाश्रय किस तरह से देखेंगे हम, समानाश्रय किस तरह से देखेंगे कि णिच का लोप हुआ है, तो कौन है आश्रय, णिच, णिच का लोप हुआ ना, तो णिच के स्थान में होने वाली विधि, तो णिच विधि यानी कि ये हो गया आश्रय णिच यहाँ पर। अब उसी णिच के परे रहते, ये कह रहा है ना कि छादीर्घ द्व्यपसर्गस्य, के यहाँ पर उसकी छादी अंग की उपधा को, इसने अंग कौन सा माना, छादी, तो छादी में णिच आ गया नहीं, छादी सूत्र में क्या है, छादे है, तो छादी का ही तो बनेगा षष्ठी में, छादे है, तो छादी में इसने णिच का आश्रय लिया या नहीं, छादी कह करके उसकी उपधा को ह्रस्व कर रहा है ना ये, तो छादी में णिच तो आ गया, णिच का आश्रय इसको भी चाहिए, और णिटी ने जो णिच का लोप किया था उसको भी णिच चाहिए था, इस तरह से है समानाश्रय। निमित्त को नहीं देखते हैं, ध्यान रखना, समानाश्रय वाली बातों में निमित्त नहीं देखा जाता है कि किसको मान करके हो रहा है, ये नहीं, किस आधार को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं वो देखा जाता है। तो णिच का लोप करना है, और उधर णिच सूत्र में पड़ा है छादी, इसने भी उसी का आश्रय ले लिया, इसलिए समानाश्रय है। लेकिन वहां लोप है, यहाँ ह्रस्व, ह्रस्व किसी और को हो रहा है, ठीक है, लेकिन छादी को ही तो ह्रस्व कर रहे हैं, छादी की उपधा को, तो छादी तो पढ़ ही दिया इसमें। तो णी लोप का सिद्ध होना या स्थानीय भाव होना अचह परस्मिन् पूर्व से, दोनों ही बातें यहाँ स्वीकार्य नहीं होंगी, क्योंकि उस अवस्था में ह्रस्व के लिए हमें उपधा नहीं मिल पाएगी, सूत्र की निरर्थकता होने लगेगी। कुछ प्रत्यय और हैं जहां पर कि छादी को ह्रस्व किया गया है, यहाँ तो बात थी केवल घ प्रत्यय की, अब कोई और प्रत्यय कौन से हैं वो आगे गिना दिए गए हैं। इस मंत्रन क्विशु च, इस मंत्रन क्विशु सप्तमी बहुवचनांतम च पदम। अब ये जो प्रत्यय हैं ये कहाँ से लिए जाएंगे, तो ये मिल जाएंगे उणादि कोश में सब, घ तो हमें यही मिल गया अष्टाध्यायी में, तो इस मन त्रन क्वी, क्वी तो यही मिल जाएगा, ठीक है ना, इस मन त्रन क्वी चार प्रत्यय हैं ये, इत्येतेषु प्रत्ययेषु परतः छादे रंगस्य उपधायाः ह्रस्वो भवति। अब एक एक प्रत्यय को देख लो, तो उणादि कोश में हमें पहले इस प्रत्यय को देखना है, तो इसी प्रत्यय किया गया है वहां, अर्चि शुचि हु स्त्री पी छादी छर्दिभ्य, इसी है, पढ़ा है ना छादी, उसमें वो भी निजंत ही है वहां, निजंत छादी से इसी प्रत्यय करना है, इसी का बचेगा इस, तो छादी इसने ह्रस्व कर दिया और णिच का लोप भी हो जाएगा,
ठीक है ना। एणिच के लोप वाली बात यहाँ सर्वत्र वही नियम लागू होगा कि हम स्थानिक भाव करें या सिद्ध करें, ये बातें नहीं लग पाएंगी, क्योंकि सूत्र का आधार ही वही है। उसके बिना वो कर ही नहीं पाएगा अपना कार्य, उसको तो चाहिए एणिच, इसलिए असिद्ध वाला कार्य नहीं करेंगे यहाँ, स्थानिक भाव भी नहीं करेंगे यहाँ। और लोप पहले करना इसलिए होता है क्योंकि लोप विधि बलवान होती है। तो ये भी तो कह सकता है ना कि पहले आप ये समस्या डाल ही क्यों रहे हो अपनी, आप पहले ह्रस्व कर लो ना, इसका लोप बाद में कर लेंगे। अभी जो बात उठ रही थी कि ऋणी लोप असिद्ध हो जाएगा या स्थानिक भाव से दिखाई देगा, ये बातें कब आ रही हैं सामने सारी? जब आ रही हैं जब ऋणिच का लोप पहले कर रहे हैं हम तब, और पहले ह्रस्व कर लें तो फिर तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। तो लोप विधि बलवान कहलाती है, लोप अगर होना है तो पहले हो जाना है, ठीक है ना, लोप पहले होता है। तो छादी ही का बन गया छदी ही। अब ये मूल शब्द क्या है यहाँ पर? इकारांत नहीं है ये, कहीं इकारांत समझने लगो। क्या है मूल शब्द? छादी। छदिस, छदिस, तो ह्रस्व कर लेंगे ना इससे, छदिस। ऋच का लोप हो चुका है, ऋच का लोप हो गया है, इस प्रत्यय दिखाई दे रहा है हमें छदिस, तो छदी ही। वो होता है ना एक वो छप्पर जिसको कहते हैं, ऊपर डाल देते हैं ना आश्रय के लिए, शेल्टर, वही है ये। इसमें क्या दिया है उणादि में? 2 108 पे देखो। छादनम तृणादि छादन साधनम। वही है, वो तृण तृण से ही तो बनता है ना छप्पर। तृणादि छादन साधनम, वाह, छादयति ये न, वहां भी करण में किया है। आगे है छद्म। तो छद्म में प्रत्यय मनिन है, मनिन तो ऐसा प्रत्यय है जो प्रत्येक धातु से उणादि कोश में कर दिया गया है, सर्व धातुभ्यो मनिन, छूट दे दिए, किसी भी धातु से कर लो। तो वहां भी छादी और मन ऋणिच का लोप कर लेंगे पहले, उसके बाद फिर ह्रस्व कर लेंगे। अब यहाँ जो मूल शब्द बनेगा वो आकारांत नहीं है, छदमन, तो छद्म छदमनी छदमानी, ऐसे रूप चलेंगे। इस मन त्रन, ऐसे ही त्रन प्रत्यय में, तो ये भी सभी धातुओं से होता है, सर्व धातुभ्य ट्रन, और वो क्या था, सर्व धातुभ्यो मनिन, वो भी चौथे पाद में है, ये भी चौथे पाद में है। तो यहाँ स्ट्रन का ट्र यानी कि त्र बचेगा, और यहाँ भी छादी से त्र आगे आकर के ऋणिच का लोप ह्रस्व हो गया। और यहाँ पर 2 तकार हैं तो उसमें एक को हटा भी सकते हैं, नहीं तो दोनों को भी रख सकते हैं, तो छत्रम, ठीक है ना, स्पष्ट प्रसिद्ध शब्द है ये छत्र। तो आगे क्विप का उदाहरण दे दिया है, तो क्विप तो यहाँ अष्टाध्यायी में है ही सूत्र, क्विप च, किसी भी धातु से कर लेते हैं उसको। तो धाम शब्द पूर्व रहते हुए, उपद रहते हुए, छादी धातु से क्विप प्रत्यय किया है, क्विप का पूरे का लोप हो जाएगा, छादी के ऋणिज का भी लोप हो जाएगा, छादी को ह्रस्व ही कर दिया गया, तो छत बचा केवल, धाम छत, ठीक है। ऐसे ही उप पूर्व रहते हुए, उप उपसर्ग पूर्व रहते हुए, छादी धातु से वे प्रत्यय करके उपछत, यहाँ तो का गम और हो गया है। तो इस तरह से ये जो सारा प्रकरण था अभी यहाँ तक का, मिताम ह्रस्व से लेकर के, ह्रस्व 2 सूत्रों में आया है लेकिन लगातार चलता रहा है वो, तो ये 6 सूत्रों का प्रकरण है ये ह्रस्व प्रकरण, इसको अलग कर दो, ठीक है ना। लेकिन अभी उपधाया की जो अनुवृत्ति प्रारंभ हुई थी, कहाँ से, कहाँ से? उदुपधाया गोह। हाँ, तो ऊद उपधाया गुह से जो उपधाया चल रहा था, जो कि 12 सूत्रों तक जाना था, वो अभी चल रहा है।
तो अगला सूत्र आया जो कि बहुत मुख्य सूत्र है ये भी, और मुख्यता इसलिए भी है क्योंकि इसमें कित नित प्रत्यय बहुत सारे आते हैं, इन धातुओं का प्रयोग भी बहुत होता है जो धातुएं इसमें पड़ी हुई हैं, इसलिए ये प्रसिद्ध सूत्र हो चुका है। तो गम हन जन खन घसाम लोपह नित्यनंगी। गम हन जन खन घसाम षष्ठी बहुवचनांतम लोपह प्रथम एकवचनांतम इति सप्तम एकवचनांतम अनंगी सप्तम एकवचनांतम। यहाँ पर कित नित कहा गया, ठीक है ना। अची चल ही रहा है, अची कहाँ से आ रहा है? अची बहुत दूर से आ रहा है। अचिष्णु धातु। हाँ, अचिष्णु धातु भवामी और यंग भगव, अची आ रहा है लगातार, लेकिन जिन सूत्रों में नहीं है इसकी आवश्यकता, जैसे पिछले वाले सूत्र में लगा सकते थे क्या हम अची को? वहां भी नहीं लगा सकते, झ आदेर घे में नहीं लगा पाए, लादो निष्ठायाम में नहीं लगा पाए, जहां आवश्यकता होगी वहीं लगाएंगे। तो यहाँ अची का संबंध जुड़ जाएगा। तो अब ये जो कोई कहे कि नहीं अची जब पीछे नहीं है तो यहाँ भी क्यों होगा अची, तो उसमें एक ये भी है कथन के जैसे अनंगी कहा जा रहा है, निषेध जो किया जा रहा है जहां पर, वो प्रत्यय कैसा है? अंग। कैसा है अंग? आजादी ही तो है। उससे ही पता लग रहा है, संकेत मिल रहा है ना कि पाणिनि अंग में निषेध कर रहे हैं, तो वो अची की अनुवृत्ति चाह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अर्थात आजादी प्रत्यय ग्रहण करेंगे तभी तो अंग में निषेध हो पाएगा। अंग में प्राप्ति जो हो रही है वो इसी कारण से हो रही है, आजादी प्रत्यय परिणति करता है योगधा का लोप, इसलिए यहाँ पर किंगति के साथ में फिर अची को जोड़ा जाएगा। अच्छा, आजादी हो या अथवा हलादी हो, कैसा भी हो अनंग ऐसा निषेध कर सकते हैं ना? नहीं नहीं, अब जब अची का संबंध जुड़ गया यहाँ पर, अब हलादी को नहीं ले सकते, केवल आजादी के तिंगे यही लिया जाएगा। और ये जो संकेत दिया ये अनंगी शब्द ने ही दे दिया। अनंगी में जो निषेध किया जा रहा है कि अंग परिणति नहीं होता है उपधा का लोप, तो प्राप्त हो रहा है तभी नहीं होता है, तो प्राप्त कब होगा? जब हम आजादी प्रत्यय परिणति, अब क्योंकि पीछे से अची आ ही रहा था तो उसके साथ में संबंध और जुड़ गया। नहीं तो कोई कह सकता है कि हलादी आजादी दोनों ले लेंगे और अनंगी निषेध सार्थक हो जाएगा आजादी को मान करके, लेकिन हम पीछे से भी देखते हैं ना, प्रकरण का बहुत महत्व होता है यहाँ पर। तो प्रकरण हलादी का है ही नहीं, यहाँ आजादी का ही चल रहा है बहुत लंबे काल से पीछे से, इसलिए अची की अनुवृत्ति लाई जाती है। फिर एक बात और भी है, अगर हम उस रूप में लें भी कि हम हलादी क्यों नहीं लें, कोई जिद ही करने लगे, तो दो सूत्र बात देखना क्या है सूत्र। घसी भसुर हली च। हली आ गया नहीं? ये उनके लिए जो जिद करने लगते हैं ना कि नहीं हमें तो करना ही है ऐसा, तो ठीक है, हली पढ़ा हुआ है आगे, वो स्वयं बता रहा है कि पीछे आजादी है, नहीं तो क्या आवश्यकता थी, आजादी हलाई दोनों चल रहे हैं तो चलते रहेंगे, हली से कहने की क्या आवश्यकता रहेगी फिर। तो किंगिति, कित और नृत, देखो दोनों बातें यहाँ कही गई, कित और नृत। आवश्यक नहीं है कि हाँ कित के भी उदाहरण मिले नृत के भी मिले, क्योंकि किंगिति तो आगे जाएगा अभी काफी दूर तक, भाई कहीं ना कहीं कित और नृत दोनों सार्थक हो ही जाने हैं। तो ये भी जितने ही करनी है कि इस सूत्र में दोनों के उदाहरण लाओ, हमें कित के भी लाओ नृत के भी लाओ, कोई आवश्यक नहीं है। वो उत्तरार्थ भी ग्रहण किए जाते हैं पहले से, उनका प्रयोजन अगले सूत्रों में जाकर के चरितार्थ हो जाता है। तो गम हन जन खन घस 5 धातुएं हैं ये, इत्येतेषाम् अंगानाम उपधाया, उपधा का ध्यान रखना है हमें, उपधाया लोपो भवति अजादौ किंगिति प्रत्यय परतः अनंगी अर्थात अंग प्रत्ययम वर्जित्वा, अंग यदि परे आएगा, और अंग कौन सा है ये? कुशादि द्योतादि अस्यति वक्ति ख्यातिभ्यों, यहाँ से अंग की अनुवृत्ति चलती है, और यहाँ से अनुवृत्ति जब आएगी तो इन धातुओं के साथ देखो कहाँ आ सकता है अंग, देखो अस्यति वक्ति ख्याति, ये तो इनमें है नहीं कोई भी, गम हन जन खन घस में। लिपि सिचि वश्च अब भी कोई नहीं आई,
आत्मनेपदे श्वनितरस्याम, वो भी उन्हीं के लिए, ऊपर वालों के लिए। फिर कुशादि द्युतादि लृदितः, तो कुशादि द्युतादि में भी कोई नहीं है। लृदित में एक फंस रही है, कौन सी? गमलरी फंस रही है, नहीं, उसके लिए है। तो इसलिए अनंग जो निषेध किया गया है वो भी हमें देखना है कि कहाँ पर घटाना है हमें। सर्वत्र नहीं घटेगा, ये केवल गम धातु के साथ में घटेगा, क्योंकि वहीं अंग की प्राप्ति होगी चिली के स्थान में। तो वहां हम कैसे रूप चलाते हैं? फिर लुंग लकार में गम धातु का रूप कैसे चलेगा? अगमत, अगम, अगमत, अगमताम, अगमन। चिली को अंग कर दिया गया है, वहां ये उपधा का लोप नहीं करेगा। तो गम हन जन खन घस, तो गम का उदाहरण देखो पहले। अब यहाँ जो उदाहरण लेंगे हम, तो स्पष्ट है कि हमें कितनित के उदाहरण चाहिए। तो जैसे लिट लकार जब लाएंगे, तो लिट लकार में गम धातु परस्मी पद की है। परस्मी पद में लिट लकार में जब 9 प्रत्यय आएंगे तो उसमें आजादी कौन कौन से होंगे? आजादी, आजादी तो खैर सारे ही बन जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन हमें कित और नित की दृष्टि से देखना है। तो नित तो होता नहीं है लिट लकार में, कित ही होता है असंयुगाल लिट के। तो कित प्रत्यय जब करेंगे तो वो होंगे अपित। अपित लिट केवल 6 ही प्रत्यय तो मिल पाएंगे, अतुस उस, अथुस अ और व म। बस यही उदाहरण बनेंगे अब यहाँ पर। तो देखो जगह में नहीं दिया है, क्यों? वो कित नहीं है। तो जगमतु जगमु, अतुस का और उसका उदाहरण ले लिया। दोनों ही प्रत्यय आजादी हैं, दोनों ही प्रत्यय कित हैं। तो गम धातु की उपधा को हटा दिया गया, ग्मा रह गया, ग्मा। अब यहाँ पर प्रक्रिया कैसे करते हैं, इनकी सिद्धि करते समय कैसे बोलेंगे? अब इन्हें किस तरह से करेंगे? यहाँ पर पहले उपधा का लोप करेंगे या पहले द्वित्व कर लेंगे? तो मैंने कहा ना कि लोप विधि बलवान होती है। पहले लोप कर लेंगे, उसके बाद द्विर्वचनेची लगा करके जब द्वित्व करेंगे उस समय आ जाएगा वकार अभ्यास, बस अभ्यास वाले भाग में, ठीक है ना। तो जगमतुहु हो गया ना स्पष्ट, जगमुहु। ऐसे ही जघान नहीं बोलेंगे, जघनतुहु जग, इसका पूरा रूप बोले अगर जगाम जगमतुहु जगमुहु। आगे जगंथ, तो गम तो अनिट है ना धातु, या सेठ है? अनिट और सेठ की पहचान लुट लकार से, गंता गंतारो गंतारा है ना अनिट। तो किन के पास जाएंगे? भारद्वाज जी के पास में, ठीक है ना। विकल्प से आगम हो जाएगा, जगमी था जगंथ। अब फिर इसको लगा दो जगमथु जगम, और उत्तम पुरुष का अनल तो विकल्प से अणित रहता ही है, तो जगाम जगम। अब फिर इडागम, अब किसके पास जाएंगे? क्रादि नियम। अब क्रादि नियम, तो भारद्वाज और क्रादि ये याद कर लेना दोनों, जगमी व जगमी। तो 6 उदाहरणों में इसने उपधा को हटाया। ऐसे ही हान धातु का एक क्वेश्चन में तो जघान बनेगा ही, आगे फिर जघनतु जघनु। अब जघनतु जघनु में थोड़ा विचार करना है कि यहाँ पर जब हन धातु की उपधा का लोप कर दिया गया, द्वित्व आदि भी सारे कार्य कर लिए हमने, तो हन के हकार को घकार, तो हन के हकार को घकार, जहां वो कुत्तों का प्रकरण दिया हुआ है, चजोह कु घृण्यतो हो। आगे न्यंक्वा दीनांच, आगे ओ हन्ते ऋण्येषु, हन्ते ऋण्येषु, आगे अभ्यासाच्च। अभ्यासाच्च, अभ्यास से उत्तर, ठीक है ना। अभ्यास से उत्तर भी हकार को हकार हो जाता है।
तो जघनतु जघनु। जन धातु, अब ये है आत्मनेपद की। जनी प्रादुर्भावे, हम जो रूप चलाते हैं उसमें दिवादी गण में तो कैसे चलाते हैं? जायती बोलते हैं। जायते, जायती सुना है कहीं? जायते जायते, यही मुख से निकलेगा, अभ्यास हो गया है बोलते बोलते। जायते जायते जायते। अब इसी का जब लिट लकार में रूप चलाएंगे, अब लिट लकार में तो वो बात आती नहीं है कि अपित लिट जो कित होता है जब कहा जाएगा तो क्या हमें 6 मिलेंगे यहाँ पर? यहाँ तो पित है ही नहीं कोई, सारे ही अपित हैं। तो पूरे के पूरे 9 प्रत्यय कित बन जाते हैं यहाँ तो। आत्मने पद में लिट लकार में पूरे 9 प्रत्यय कित कहलाते हैं। अब उसके साथ में हमें ये भी देखना है कि क्या पूरे 9 प्रत्यय आजादी भी हैं? यहाँ तो आजादी कित चाहिए ना। तो देखो, ता को हमने एश कर लिया, आजादी हो गया। आताम स्वयं आजादी है। झ को इरेज कर लिया, वो भी आजादी है? और थास में इडागम कर लिया, वो भी आजादी है। आथाम ध्वम में इडागम कर लिया, वो भी आजादी है। इट आजादी है। वही मही में इट कर लिया, ये भी सारे के सारे आजादी के थे। अब पूरे जन धातु में ऐसे ही रूप चला लो। अब उपधा का लोप करते जाओ और आगे स्तोष्णाष्टु का ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है ना। नकार को यकार भी करना है। जब आकार हट जाएगा तो जकार और नकार का परस्पर संबंध हो चुका है ना, तो इसलिए नकार को यकार हो जाएगा। तो जज्जिए जज्जियाते, जज्जीरे जज्जीशे, जज्जियाथे जज्जी द्वे, जज्जिए जज्जी वहे, जज्जी महे, सारे में लग गया ये। खन धातु परसी पद की है तो वहीं 6 प्रत्यय मिलेंगे हमें। तो चखनतु चखनु, चखनथु चखन, और चखने व चखने में, यही मिल पाएंगे बस। घस धातु, तो घस धातु में यहाँ पर तो धातु तो अध है ना। अध धातु को घस आदेश लिट लकार में कौन करता है? लिट्यन्य तरस्याम। लिट्यन्य तरस्याम से लुंग सनोर घसली घय पोष्ट लिट्यन्य तरस्याम विकल्प करके जिस पक्ष में घस आदेश कर लेंगे तब ये सूत्र लग जाएगा। तो जक्षतु जक्षु, यहाँ घस के घ में से आकार को जब हटा दिया जाएगा तो उसके आगे आ गया सकार, ठीक है ना। सकार आगे आ गया तो जग घ, घकार जो विद्यमान है यहाँ पर, इसको फिर चर हो जाएगा। तो चर होकर के घकार को चर क्या होगा? ककार ही होगा। और शासी वसी घसी नाम च से शत्व भी कर लेंगे, तो ककार और शकार मिलकर के क्ष, जक्षतु जक्षु। एक और दे दिया इसी का उदाहरण, अक्षण अमी मदंत पितरा। अक्षण जो है ये लुंग लकार का रूप है। तो लुंग लकार में हमने लिट लकार में तो लिट्यन्य तरस्याम से घसलिरी आदेश किया, और लुंग लकार में किससे करेंगे? तो वही सूत्र है जहां घसलिरी पड़ा हुआ है, लुंग सनोर घसलिरी। लुंग परे हो या सन परे हो, तो वहां भी घसलिरी आदेश करके अडागम है, आगे घस है। अब क्योंकि घसलिरी है ये, तो चिली को अंग भी होगा कुशादि द्वितादि से। और नहीं, यहाँ तो चिली का लुक ही हो गया, ये चिली को अंग नहीं करेंगे। अडागम है, धातु घसलिरी यानी कि घस, आगे चिली प्रत्यय आया, और प्रथम पुरुष का बहुवचन झी प्रत्यय, झी को अंति, अंति का इकार हटा दो, अंत, और अंत का भी अंत हटा दो फिर, ठीक है ना। अंत का अंत क्या है? किसी ने अंत का अंत देखा है क्या? देखा है किसी ने? बताना जरा, अंत का अंत क्या होता है?
भाई हर पदार्थ जो भी परिमाण वाला है सबका अंत होता है नहीं होता है? फिर अंत का अंत क्या होता है? अगर अंत का अंत हो जाएगा तो अंत शांत रहेगा कि अनंत रहेगा? शांत। तो अंत शांत होता है कि अनंत होता है? तो वो तो अंत का अंत नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास अंत नहीं है, यह है अंत, तकार अंत में। तो संयुगांत से लोप है। तो अंत का अंत हटा दिया तो क्या रह गया? अन। ठीक है ना? अडागम, घस, चिली और अन। अब चिली को हटाना है यहाँ पर, क्योंकि ये वैदिक रूप है ना। तो मंत्रे, मंत्र आ गया, तो मंत्रे घस हुआ णश, घस आ गया उसमें। ले है, ली का लुक हो गया। मंत्रे घस हुआ णश वृद्धा दृच क्रिगमी जनेभ्यो ले। तो बस चिली भी हट गया। अब क्या करेंगे उसको? अंग तो क्या करेंगे? कुछ नहीं। तो अ, घस और अन। अब उपधा का जो लोग यहाँ जब कर लेंगे, तो घकार के आगे सकार आ गया है तो उसको चर करना पड़ेगा। ठीक है ना? और सकार को शकार भी जाएगा, शासी वसी घसी नाम से। तो ककार और शकार मिला दो, अक्षण। ठीक है ना? ये अन दिखाई दे रहा है, ये अंति का अन है, अक्षण। अमी मदंत की तरह। पहले पितरों ने भोजन किया खूब, और फिर आनंद मनाया, अमी मदंत। ठीक है ना? अक्षण अमी मदंत की तरह। चलो इतना ही रखते हैं अब। अब ये लोक का प्रकरण है, दो तीन सूत्रों तक, फिर देखेंगे अभी। प्रणव ध्वनि। ओम। ओम। ओम।